नमस्कार दोस्तों, एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। एक ऐसी घटना जो सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोगों की लालच कितने हद तक बढ़ रही है कि वो रिश्तों का भी खून करने से एक बार भी नहीं सोचते हैं। आज की घटना की जब सच्चाई सामने आती है तो ना सिर्फ कातिल के परिवार के लोग बल्कि उस घटना की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस भी हैरान रह जाती है। तो आज की घटना मैं शुरू करूं इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। आज की सच्ची घटना है कोलकाता में एक जगह पड़ता है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम के पुलिस स्टेशन में 12 जनवरी को एक व्यक्ति जाता है। अपना नाम नूरुद्दीन मंडल बताता है, उम्र 55 साल। पुलिस से जाके बोलता है कि साहब, मेरी पत्नी जिसका नाम है सायरा बानो, उम्र 50 साल, वो कल से नहीं मिल रही है और उसका फ़ोन भी घर पर ही है। मैं ढूंढकर पास पड़ोसियों से पूछकर, रिश्तेदारों से पूछकर थक गया हूँ, लेकिन मेरी बीवी मिल नहीं रही है। उसके बाद मैं आप लोगों के पास आया हूँ। अब पुलिस की टीम उसकी रिपोर्ट दर्ज करती है और उससे बोलती है ठीक है, आप घर जाओ, हम लोग देखते हैं। पुलिस की टीम जो है कि खोजने में लग जाती है उस औरत को। तब तक उसकी एक बेटी है जो ससुराल में रहती है, उसको भी पता चलता है कि उसकी माँ जो है कि मिल नहीं रही है कल से। वह तुरंत अपने घर आती है, अपने पिता के पास। अब उसका पिता भी घर में बैठा रो रहा होता है क्योंकि उसकी पत्नी कल से मिल नहीं रही थी, परेशान था वो भी। बेटी आती है, बेटी को भी सारे बात बताता है कि कल से तुम्हारी माँ घर पर नहीं आई है, अपना फ़ोन भी भूल गई है घर पे। अब बेटी भी पिता के साथ ढूंढने में लग जाती है। तमाम लोगों से जाकर पूछताछ करते हैं, बाज़ार में, एरिया में, लेकिन कहीं पर भी माँ का पता नहीं लगता है। उधर पुलिस स्टेशन पे भी जाते हैं, पुलिस की टीम भी बोलती है कि हम लोग भी ढूंढने में लगे हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है। शाम होता है, बेटी अपने बाप के साथ घर रिटर्न आती है। माँ मिली नहीं, निराश माँ का फ़ोन देख करके रोने लगती है। लेकिन जैसे ही फ़ोन देखती है तब तक उसको फ़ोन पर नज़र आता है कि माँ के फ़ोन पर कुछ खून की छींटें पड़ी हुई है। अब वो देख करके बेटी तुरंत फ़ोन को उठा लेती है हाथों में, और जब वो खून की छींटें देखती है तो अपने पिता से पूछती है कि माँ तो मिल नहीं रही है कल से, फ़ोन भी अपना घर पर भूल गई, लेकिन ये खून का छींटा कैसे है माँ के फ़ोन पर। तब उसका बाप पहले तो इधर उधर की बातें करके बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी के बार बार पूछने पर और दबाव बनाने पर बाप अपना असली रंग दिखाता है और बेटी से बोलता है कि तुम ज़्यादा दिमाग चलाओगी, हल्ला करोगी तो जहाँ पर तुम्हारे माँ को भेजे हैं वहीं पर तुमको भी भेज देंगे। जब इतना बात वो अपने बाप के मुंह से सुनती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो पलटकर जवाब करती है अपने बाप से कि आप माँ को कहाँ भेजे हैं। फिर बाप उसको धमकी देता है कि तुम अपना जबान बंद रखो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन बेटी है कि वो मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार दबाव बनाती है, बार बार यही पूछती है कि माँ को आप कहाँ भेजे हैं, और जो फ़ोन पर, जो माँ के फ़ोन पर खून के छींटे हैं वो किसके हैं। जब ये व्यक्ति जान जाता है कि अब बेटी मारने वाली नहीं है, सच्चाई सामने लाकर ही रहेगी, तब ये उसको धमकी देने लगता है कि यदि तुम शांत नहीं रहोगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगा। लेकिन बेटी धमकी देती है अब बाप को कि यदि आप हमको सारा बात सच सच नहीं बताएंगे कि माँ कहाँ पर है, किस हाल में है, तो मैं अब पुलिस के पास जाती हूँ और आपके खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज कराऊंगी। तब बाप डर जाता है पूरी तरीके से
और सारी बात अपने बेटी को बताता है। और जैसे ही बेटी पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है, उसी दौरान ये कुछ जहरीला पदार्थ खा लेता है। बेटी जैसे ही पुलिस को लेकर घर आती है, देखती है कि बाप अचेत पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम तुरंत उसको उठाती है, नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। 2-4 घंटे के बाद उसको होश आता है और पुलिस की टीम जब उसे पूछताछ करती है तो एक बहुत ही भयानक जो कि घटना का खुलासा होता है। वो बताता है कि मैंने अपने पत्नी का खून कर दिया और खून करके उसके जो है कि बॉडी को 6 पार्ट में काटा हूँ, काट करके 6 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया हूँ। अब जैसे ही ये बात पुलिस की टीम सुनती है, वो हक्की बक्की रह जाती है। उधर बेटी सुन करके रोने लगती है। तब पुलिस की टीम पूछती है कि ये फ़ोन पर क्या तुम्हारे पत्नी के ही खून का छींटे हैं? तो वो बोलता है कि हाँ, ये खून का छींटे मेरे पत्नी का ही है और ये फ़ोन भी उसी का है। अब पुलिस की टीम मुझसे बोलती है कि तुमने जो लाश के पार्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर फेंके हैं। वह व्यक्ति पुलिस को लेकर जाता है, सब लाश का पार्ट बरामद होता है उसके बताए हुए जगह से। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने ये काम किया किस लिए, अपने पत्नी का खून तुमने क्यों किया? तब वह बताता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा था जो उसके पत्नी के नाम था। वह बार बार उससे बोलता था कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये मेरे नाम कर दो, लेकिन पत्नी उसके नाम करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि इसकी एक बुरी आदत थी, शराब पीना, पैसा लुटाना, नशा करना, जिससे पत्नी नहीं चाहती थी कि ये ज़मीन का टुकड़ा उसके नाम हो, क्योंकि ये उसको भी बेच करके पी जाएगा, दारू पी लेगा, नशा करेगा, पैसा को लुटाएगा। और उसी चीज़ से बचने के लिए पत्नी बार बार इस बात को टाल देती थी कि उस ज़मीन का जो टुकड़ा थोड़ा सा है उसको मैं आपके नाम करूँगी। लेकिन ये बार बार दबाव बनाता था, लेकिन पत्नी तैयार होने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। उसी से खिंच करके, गुस्सा होकर के एक दिन फिर वह रात में बोलता है कि जो ज़मीन का टुकड़ा है मेरे नाम कर दो। पत्नी मना करती है। घर में रखे हुए चाकू से अपने पत्नी का पहले तो हत्या करता है, उसके बाद उसी चाकू से अपने पत्नी का 6 टुकड़ा करता है और 6 टुकड़ा को 6 अलग अलग जगहों पर ले जाकर डंप कर देता है, ताकि बात छपी की छपी रह जाए, पकड़ा भी ना जाए। और खुद बचने के लिए सुबह उठ करके पुलिस स्टेशन भी जाकर अपने ही पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा देता है। वो तो बेटी आई और फ़ोन पर नज़र उसका पड़ी, खून की छींटे दिखा, तब जा कर के ये पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। तो यही थी आज की सच्ची घटना, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जगह मध्यम ग्राम से थी, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए अपने ही पत्नी का न सिर्फ हत्या करता है, बल्कि उसके लाश के 6 टुकड़े करके 6 अलग अलग जगह पर फेंक देता है। तो वैसे तमाम घटनाएं आप सबको मेरे चैनल पर सुनने को मिलेंगी। अगर चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।